हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो गाइज आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज। तो बहुत दिनों से बहुत लोगों का इंतजार था कि यार फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज और पूरे फिजिक्स का एक्सरसाइज चाहिए। तो अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी फिजिक्स के एक्सरसाइज की। और आज की जो डेट है, आज की डेट से आप लोग पता कर लो 14 और 2020 है। तो यहाँ से आज से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, डोंट वरी, हर दिन आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और सारे चैप्टर की, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स तो मिल ही रहा है। ओके, तो सारी चीजें आप लोग को अपने चैनल में मिलने वाली, डोंट वरी। तो साइंस के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन एक्सरसाइज के साथ सारी स्टडी होगी, डोंट वरी। अगर मैं जब तक हूं तब तक, बाकी का नहीं पता। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके जो एक्सप्लेनेशन, थियरीज की सारी वीडियोस थी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। टोटल 6 पार्ट इसके बने थे। आप जाओ और वहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सर्च करो और लास्ट में लिख देना अपना ये नाम, न्यू इंडियन एरा। तो न्यू इंडियन एरा अगर आप वहां पे लिख दोगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, और आप अच्छे से उन्हें लाइन टू लाइन वॉच कर सकते हो। आपको इस पूरे एक्सरसाइज की अगर नोट्स वगैरह चाहिए, वैसे नोट्स तो मैं दूंगा नहीं इसकी, इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज अगर नोट्स दूंगा तो डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे, छापना स्टार्ट कर दोगे, तो समझोगे कैसे फिर। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग समझो और उसके बाद में ना टेस्ट पेपर वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो फिर उसके पेपर दो, उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, नोट्स दूंगा यार, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ही अवेलेबल है, डोंट वरी। ओके, बट थोड़ा टाइम में आपसे पहले कुछ चीजें करवाऊंगा एक्सरसाइज आपके फायदे के लिए, उसके बाद नोट्स टेलीग्राम में दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको दूंगा। ओके, टेलीग्राम, या फिर आप यहां से भी कांटेक्ट करो, डायरेक्टली डाउट वगैरह पूछना रहेगा तो, या फिर मेल भी कर सकते हो। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और सीधा न्यू इंडियन एरा सर्च करो, आपको सीधा मिल जाएगा एक्सरसाइज का पूरा पीडीएफ, सारे चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब मिल जाएगा, डोंट वरी। तो फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मैं हूं प्रशांत, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अभी। तो पहला है यहाँ पे केमिस्ट्री का या फिजिक्स का अपना एमसीक्यू पार्ट 1 यहाँ पे जो चल रहा है हम लोग का, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस क्या कि हमेशा याद रखो कि यार सारे क्वेश्चन सही लगते हैं जो ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस के, और बट हमें फिर बाद में पता चलता है कि क्या कैसी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे टाइप करने में यार बहुत टाइम गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से और पढ़ो। तो फर्स्ट हो गया, चलो, एन हाइड्रोलिक लिफ्ट is designed to lift heavy objects of maximum mass 2000 kg। तो मास पता चल गया है अपने को, कितना है मास, 2000 kg है, याद रखना। The area of cross section of piston carrying the load, यहां पे देखो एरिया मिल गया 2.25 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। What is the maximum pressure the smaller piston would have to bear? तो उसका मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, यानी प्रेशर पूछा है। तो हम लोग को पता है ना कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू, यहाँ पे देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सिलरेशन होता है, तो ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। तो मास इंटू एक्सिलरेशन अपॉन एरिया, मास भी हम लोग को देखो यहाँ पे मालूम है, और अपने को जो जी की वैल्यू है यानी ए जो होता है, ए बोलो या जी बोलो, तो 9.8 इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे देखो 9.8, मास की वैल्यू 2000 और एरिया भी पता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट आंसर इसका एक्यूरेट है। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर ढूंढना है। तो ये थोड़ा सा बस याद रखो कि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सिलरेशन होता है, वो चीज यहाँ लगानी है, इस चीज से याद रखो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 कैपिलरीज ट्यूब्स ऑफ रेडियस, 2 कैपिलरीज है जिनमें से दोनों का रेडियस, एक का रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 0.6 सेंटीमीटर, आर डिप्ड इन दी सेम लिक्विड, एक ही लिक्विड में दोनों, मान लो ऐसा आपके पास एक कोई ट्यूब है और इसमें एक ये कैपिलरी दूसरी कैपिलरी, इस तरीके से डिप्ड कर दिया, डिप के अंदर। द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब्स। तो क्या रेशियो होगा जिसके थ्रू जितने भी अपने यहाँ पे हाइट होंगी, मतलब एक हाइट का रेशियो निकालना है, सिंपल सी बात। पहले कैपिलरी का भी दूसरे कैपिलरी का भी, दोनों कैपिलरीज का कितना डीप होंगे वो हाइट हमको फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है ना यार कि T इज इक्वल टू एच रो जी आर अपॉन 2, ये फॉर्मूला पता है ना, यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें से जो टर्म है, ये रो है और जो जी है ये कांस्टेंट है, हाइट भी जो कैपिलरीज की होएगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। और जो टेंशन होगा पूरे लिक्विड का, जो इसके अंदर लिक्विड भरा है, उसका टेंशन भी सेम रहेगा दोनों कैपिलरीज के लिए। तो यहाँ पे जो चीजें, नंबर 2 तो ये भी कांस्टेंट है, बस रेडियस और हाइट छोड़ के। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, इस फॉर्मूले से हाइट निकाल लिए यहाँ पे, और जो हाइट है और रेडियस है, ध्यान देना अच्छे से, हाइट और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग 2 T रो जी ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट।
ठीक है, वाई बिकॉज सेम लिक्विड के लिए ये सारी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर ये अपना ऐसा है तो एक चीज यहाँ पे आपको एक चीज सिखा दूं, अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के तो हम इसको ऐसा लिखते हैं A1/B1 इज इक्वल टू B1/B2। और अगर यही क्या हो जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए तो हम क्या लिखते हैं A1/A2, यहाँ पे ऐसा तो लिखते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसा लिख दो, बट यहाँ पे B2/B1 ऐसा लिखते हैं उल्टा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखो, उल्टा लिखते हैं यहाँ पे B2/B1। इस चीज को ना आप यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे A1 यहाँ पे आएगा एक्चुअली, यहाँ पे A2 इस तरह रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे से याद रखना है। तो बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ऊपर वाला सेकंड आता है फिर फर्स्ट आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1/2 इस तरह रहता है, ट्रिक है याद करने का, और 2/1 और यहाँ पे 1/2 उल्टा कर देने का, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा इसके लिए, H1/H2 इज इक्वल टू R2/R1, यही मिलेगा ना अपने को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना इसके लिए बस। और सेकंड का रेडियस मालूम ही है, सेकंड का रेडियस कितना है 0.6 है ना, तो 0.6 देखो यहाँ पे, और इसका 0.3, सारी वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया, 2:1 का रेशियो आया, 2:1 रेशियो यानी सेकंड आंसर परफेक्ट है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। एक ऐसा बबल है आपके सामने जिसके अंदर 6 सेंटीमीटर का डायमीटर है और टेंशन जो है उसका 0.04 न्यूटन पर मीटर है, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल सा है ना यार, एनर्जी का फॉर्मूला अपने को मालूम है ना, T इंटू और जो भी उसका एरिया होता है, यानी कि सोप बबल का जो एरिया है, तो हमने DA से दिखाया था एरिया। ओके चलो, तो अब फाइंड करते हैं फिर। तो अगर डायमीटर मालूम है, ध्यान देना अच्छे से, 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस पता चल जाएगा ना। क्यों रेडियस चाहिए, जो सोप बबल है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, और जब ये स्फेरिकल फॉर्म में है तो एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr² होता है, तो रेडियस चाहिए होगा ना, दिया डायमीटर है, यहाँ पे दिया डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे रेडियस 3 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लेंगे इसको मीटर में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एनर्जी, वाई कन्वर्ट करना है बिकॉज जो आंसर दिया वो जूल में दिया है, और जूल SI यूनिट होती है, सेंटीमीटर क्या होता है CGS यूनिट होती है, CGS। हमको हर चीज को फिर यहाँ पे SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज आंसर SI में पूछा है। तो E इक्वल टू TDA और T की वैल्यू 0.04, यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर, ये भी अपना SI यूनिट है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे DA देके रखा है ना, अब ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे, तो 4 और ये पाई है, पाई की वैल्यू 4π इंटू R का स्क्वायर, ये R का यहाँ पे वैल्यू। अब बोलोगे 2 क्यों लिया, 2? अरे 2 भाई बबल है तो बाहर से भी फोर्स लग रहा है, अंदर से भी फोर्स लग रहा है ना, यानी कि जो सरफेस है, एक सरफेस दोनों तरफ से यहाँ पे क्या कर रहा है, एनर्जी अप्लाई करके रखा है और फोर्स अप्लाई करके रखा है, यानी 2 सरफेस है, एक इधर से एक अंदर से, तो 2 सरफेस, तो 2 इंटू यहाँ पे एरिया कितनी है, 2 बार होगी, यानी 2 टाइम्स एरिया होगी। ये टोटल एरिया कितने बार हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, और ये टेंशन है ये 0.04 इंटू, ये सारा मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, इतना आंसर आएगा। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला ए, एक्यूरेट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 MCQ देखते हैं। टू हेल स्टोन्स विद रेडिया इन द रेशियो, रेडियस देके रखा है रेशियो में, फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, देन रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी इज। मान लो कोई आपके सामने एक मतलब कोई भी एक पाइप टाइप का सपोज, ठीक है, और वहां से आपके सामने 2 रेडियस वाले पाइप्स है, ठीक है, 2 रेडियस वाले, आपको इतना अच्छे से ध्यान रखना है, और उनका रेशियो है 1:2, यहाँ पे 4 है। तो आपको फाइंड करना है कि कितने की स्पीड से उन दोनों में से ऐसा वाटर कितने की स्पीड से निकलेगा। एक का रेडियस 1 और 4 के दोनों के रेशियो में है रेडियस, तो कितने की स्पीड से निकलेगा। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। मैंने जब पढ़ाया था तो आपको देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला एक दिया था, जाके जरा देख लेना अच्छे से। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट नो, ठीक है, ये पहले ही बता रहा हूं मैं, तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें G कांस्टेंट है, रो जो डेंसिटी होती है अपने यहाँ पे वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि जितना वाटर की डेंसिटी होती है उतनी रहेगी ना। फिर यहाँ पे ये रो भी कांस्टेंट, सिग्मा भी कांस्टेंट, और ये विस्कस की जो अपना कांस्टेंट ऑफ विस्कस होता है, विस्कोसिटी, तो वो भी कांस्टेंट। बस वेलोसिटी चेंज होगी वाटर की, और रेडियस यहाँ पे क्या हो सकता है, जो भी पर्टिकुलर रेडियस अपने को गिवन है तो वही देखेंगे ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये सारा टर्म कांस्टेंट हो जाए, 2/9 भी कांस्टेंट ही है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ना रेडियस को, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी क्या हो जाएगा v, यहाँ पे देखो v1/v2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r1/r2 का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यही होता है ना, 1/2 1/2। अगर यही चीज कुछ इस तरह होता तो हम क्या करते, v1/v2 पहले लिख लेते, और इसको कैसा लिखते, r2/r1 लिखते, इस तरह, समझा कि नहीं, उल्टा कर देने का इस साइड। बस ये इनवर्सली के लिए होता है और ये डायरेक्टली के लिए होता है, ये बात ध्यान रख लो अच्छे से, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो ये मिल गया, r की वैल्यू पता है, ये रेडियस 1:4 है, तो ऊपर 1 और नीचे 4 पुट किया, 1:16, आंसर आया C।
इतना चिंदी फता, बस आपसे मुझे फॉर्मूला चाहिए था और आंसर मैं दे रहा हूं आपको, तो इतना थोड़ा सा याद कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान देना कि वी इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, कौन सा कंजर्व है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम, मास, ये इसमें से कोई भी कंजर्व नहीं होते। एनर्जी कंजर्व होती है बर्नौलीज प्रिंसिपल में। थियरी अच्छे से पढ़ो, मैंने जो बताई है उसे भी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो बर्नौलीज थ्योरम, उसके बाद की जितनी भी थियरीज है ना वो सारी कांस्टेंट थियरीज है, वही चीजें हैं, ठीक है, तो याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। आंसर इन ब्रीफ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द सरफेस टेंशन ऑफ पेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स केप्ट लो। सिंपल सा आंसर है यार इसका कि जो सरफेस टेंशन होता है ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और पेंट्स इज केप्ट लो इन ऑर्डर टू हेल्प देम स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जिसकी वजह से वो सारे के सारे एरिया में स्प्रेड हो सके, इसके लिए उनका जो सरफेस टेंशन होता है कम किया जाता है। बिकॉज अगर सरफेस का टेंशन, मान लो आपके सामने ये ग्लास है और इसका सरफेस टेंशन एकदम कम कर दिया तो सारे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं ना, फिर ये हमने देखा था अच्छे से। बट यहाँ पे टेंशन एक क्रिएटेड होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है टेंशन, ठीक है, तो ये क्रिएटेड होता है, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकलते, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो अगर ऐसे में होता तो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते, तो इसीलिए टेंशन ज्यादा बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाते, कम रखोगे तो स्प्रेड होंगे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ अ रेडियस आर। आर रेडियस वाले सोप बबल को फॉर्म करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो भाई वर्क का फॉर्मूला होता है TDA, और सोप बबल का एरिया कितना होता है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज वही चीज है जो मैंने बता दिया अभी, यही आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे? हम लोग को पता है कि वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू TDA, अभी अभी एनर्जी, और देखो एनर्जी ही वर्क है, कितने बार बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी पढ़ा चुका हूं यार, वहां पे जाके देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी डन है, देख लो अच्छे से जाके, 1000 बार बोला है कि जितना वर्क डन करोगे उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसकी एनर्जी कितनी है, जितना वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना बहुत अच्छे से, तो वर्क का फॉर्मूला ये है, एरिया चाहिए, तो अभी एक सरफेस है, मैंने बार बार बोला कि अंदर से बाहर से दोनों इसकी एरिया होगी ना, और स्फीयर की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होती है, तो 2 इंटू कर दूंगा, बिकॉज 2 सरफेस है, अपने बबल में 2 सरफेस है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा 8 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो 8 पाई आर स्क्वायर टी मिल जाएगा। तो इतना टोटल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा एक अपने को बबल फॉर्म करने में, 8 पाई आर स्क्वायर टी। सिंपल सा, बस फॉर्मूला याद करो, मैं तुम्हें कंसेप्ट दूंगा, पहले ही बोला है। चैप्टर एक बार अच्छे से देखना, तभी एक्सरसाइज देखो, रिक्वेस्ट है ये अच्छे से आपसे, एक बार एटलीस्ट सारी वीडियो देख लो ना यार, नहीं तो फिर उस दिन पछताओगे जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा। तो पछताने से अच्छा आज जाओ, और मैंने 50 मिनट्स की वीडियो डाली है, कोई 1 आवर की भी हो गई तो 10 मिनट में क्या होता है यार, तो जाके देख लो ना, इतना अच्छा कंसेप्ट है। और वैसे भी कोई भी टीचर 5 आवर में कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और मैंने एक एक चीज को आराम से बताया है। और अगर स्पीड भी है तो आप प्लेबैक में जाके, और ऊपर स्क्रीन में 3 डॉट आते हैं, स्क्रीन में टच करोगे 3 डॉट आएगा, वहां से स्पीड को कम कर सकते हो, वीडियो की बढ़ा भी सकते हो, क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हो, तो ये सब आपको पता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या है बेसिस? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी एमसीक्यू भी देखा था हमने, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के दम पे उड़ता है, यानी इसी के बेसिस पे काम करते हैं यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज लो डेंसिटी लिक्विड यूज्ड एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड इन अ फिजिक्स लेबोरेटरी। ये कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है, मतलब जो यूज योर ब्रेन पावर का, आंसर पढ़ लो, सीधा आंसर दे देना यहाँ पे, ठीक है। लेबोरेटरी में यूज करते हैं हम लोग, जो लिक्विड होता है उसको याद रखना अच्छे से। 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे ध्यान देना कि क्या है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वही फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है जब हम प्रेशर चेंज करते हैं। तो बाकी सारे फ्लूइड्स की जो भी डेंसिटी होती है वो डेंसिटी चेंज हो जाती है इफ वी चेंजेस द प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई करने से डेंसिटी चेंज होती है नॉर्मल फ्लूइड्स की, बट अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करें और डेंसिटी चेंज ना हो तो ऐसे वाले फ्लूइड को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। व्हाई? बिकॉज देखो ना यार, अगर मान लो यहाँ पे आपके सामने ऐसा इस तरह का कुछ बीकर है, ओके, और इस बीकर में आपने यहाँ पे पिस्टन लगा रखा है, ये पिस्टन है और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। अगर आप इसमें फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होगा, ये अंदर का लिक्विड अगर दबता है, यानी कि अंदर का लिक्विड अगर कंप्रेस होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम होगी ना, डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो उसको, और अगर ऐसा हुआ तो डेंसिटी कम हो गई, तो फिर ये इनकम्प्रेसिबल थोड़ी होगा। तो इनकम्प्रेसिबल कौन होगा? जिसकी डेंसिटी कम नहीं होगी। समझा कि नहीं? कितना भी प्रेशर अप्लाई करो। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, याद रखना अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 मेन वाला, वाई टू। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है यार एक्सरसाइज में, बहुत सारी थियरीज है ऐसी जो मैंने ऑलरेडी करा के रखी है, तो मैं उसका आंसर तो आपको दे दूंगा लेकिन समझाने नहीं वाला हूं।
वाई क्यों नहीं समझाऊंगा, बिकॉज वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है, तो एक्सरसाइज में क्यों समझाना वापस से, इसके लिए तो वीडियो देखोगे तो वो जैसे एक्सेस प्रेशर का हो गया, ऐसे बहुत सारी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, रुक जाओ। तो वाई 2 more mercury drops from a single drop when brought in a contact with the each other। तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्यों ऐसा 2 या 2 से ज्यादा मर्क्यूरी ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ सिंगल ड्रॉप, एक ड्रॉप से, व्हेन हम लोग उसको कांटेक्ट में रखते हैं विद ईच अदर, एक दोनों को साथ में रखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल सा है ना यार, जो सरफेस एनर्जी ऑफ अ सिंगल ड्रॉप की जो सरफेस एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेस देन द टोटल सरफेस एनर्जी, ऐसा हमने देखा था। ये बात ध्यान रखना, जो सिंगल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी है, सरफेस ये हो गया, और बाहर की जो इसकी एनर्जी है सरफेस में, अंदर से बाहर से दोनों में जो सरफेस की टोटल एनर्जी है 8 पाई आर स्क्वायर टी होती है, ध्यान रखना अच्छे से, अभी हमने देखा था। तो ये सरफेस एनर्जी है, तो टोटल वाले सरफेस से ये कम होगी सिंगल ड्रॉप की। और यहाँ पे हमको पता है कि एज एवरी सिस्टम ट्राइज टू अटेन स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, और जितना भी सरफेस होता है मर्क्यूरी का, देखो वाटर ड्रॉपलेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मर्क्यूरी क्या, देखो मान लो ये सरफेस है, तो मर्क्यूरी क्या ट्राई करता है कि उसकी जितने भी मतलब सिस्टम हो वो अटेन करना चाहता है मिनिमम एनर्जी। अगर मैक्सिमम एनर्जी अटेन करे तो कुछ इस तरह स्प्रेड हो जाएगा, बट मर्क्यूरी क्या होता है, इस तरह स्प्रेड नहीं होता, वो ऐसा यहाँ पे इस तरह कुछ रहता है, मतलब वो स्प्रेड नहीं होना चाहता सरफेस में, क्योंकि वो कम एनर्जी अटेन करना चाहता है। और ये वाटर है, देखो पूरा स्प्रेड हो गया, बट यहाँ पे मर्क्यूरी स्प्रेड नहीं होता है, तो वो ट्राई करता है कि मिनिमम एनर्जी अटेन करे। और इसी वजह से जो सिंगल ड्रॉप होता है, वो बात ध्यान रखना अच्छे से, तो उसका जो टोटल कांटेक्ट होगा वो एक दूसरे से दूर होंगे, और 2-2 फॉर्म होता है। मान लो अगर आपने एक ड्रॉप गिरा है तो वो 2-2 ऐसा ड्रॉप फॉर्म कर देगा सरफेस में, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हेन वाटर फ्लोइंग इन अ ब्रॉडर पाइप इंटर्स अ नैरो पाइप। ये देखो सिंपल सा यार, ये तो हमको भी पता है प्रैक्टिकली, इसे एक बार रीड करो और समझ लेना। अरे सिंपल सा है ना, अगर मोटा पाइप है और आप उसमें से पानी बाहर फेंक रहे हो तो धीरे धीरे गिरेगा, और उतना ही लिक्विड, उतना ही पानी अगर आप छोटे से पाइप में, इतने नैरोवर पाइप से फेंकोगे तो बहुत स्पीड में बाहर निकलेगा ना। ये तो सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है यार, इसका आंसर पढ़ो यहाँ से, जस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड है। एरिया अगर सिंपल सी बात है, स्पीड क्या होता है ध्यान देना अच्छे से, अगर आप लोग, ये वेलोसिटी है जो वाटर की है, अगर आप लोग एरिया क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी पाइप के लिए, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो एरिया अगर कम करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एरिया ज्यादा रखोगे वेलोसिटी कम होगी, ये बात ध्यान रखना वाटर की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाई डज द स्पीड ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस एंड इट्स प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन अ लिक्विड पास थ्रू कंस्ट्रिक्शन इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। तो सिंपल सी बात है, बोल के रखा है कि क्यों स्पीड ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है जब उसका प्रेशर डिक्रीज होता है, तो उसका स्पीड क्यों डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो। और अगर आप लोग, और ऐसा कब, जब कंस्ट्रिक्शन होगी पाइप में, हॉरिजॉन्टल पाइप में, कंस्ट्रिक्शन मतलब ऐसा दोनों से नैरोवर, ऐसा नैरोवर होना चाहिए ऐसा, ठीक है, यहां से फिर ऐसा निकलेगा जो अपना लिक्विड रहेगा। तो हम लोग को पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ा था, क्या था अपना इक्वेशन, कुछ इस तरीके से था। और यहाँ पे टोटल हाइट का कमाल है, अगर ज्यादा हाइटेड है अपना, या फिर ज्यादा लेंथ है अपने पाइप का, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज से प्रूफ हो सकता है कि अगर हम हाइट को 0 कर दे तो सिंपल सी बात है, हाइट को अपने को 0 कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, देखो आप ये रीड करोगे ना समझ जाएगा, मैं रीड करके नहीं बताने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप लोग हाइट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ पे 0 करोगे, तो जो प्रेशर है और वेलोसिटी का एक रिलेशन मिलेगा, और फिर यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी अगर आप वेलोसिटी डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने हाइट क्या ले लिया, 0 ले लिया, और यहाँ पे जैसे 0 लूंगा तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे रो जी एच, रो मीन्स डेंसिटी, जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच मीन्स क्या होता है हाइट। तो जब एच 0 ले लिया मैंने तो p + 1/2 रो v स्क्वायर मिल जाएगा, और वो भी टोटल कांस्टेंट। तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुई तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वही चीज यहाँ लिखा है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कंस्ट्रिक्टेड पाइप, वो भी हॉरिजॉन्टल पाइप यूज करते हैं तो, और इसी के लिए बर्नौलीज ने अपना थियरम दिया था। तो एक बार मैंने पहले ही बोला है कि एक बार जाके वीडियो देख लो और ये सारी चीजें समझ जाएंगी, वही चीज क्यों मेरे से वापस से एक्सप्लेन करवाओगे, ठीक है। तो बहुत टाइम जाता है सारी चीजों को, अभी वैसे भी हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल करने। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। पेन कॉपी उठाओ और सीधा छापना स्टार्ट कर दो इसको। सेम चीज वीडियो का पार्ट नंबर 4 जाके देखो, पार्ट नंबर 4 की 3 देख लो जाके अच्छे से, आपको ये मिल जाएगा पूरा प्रूफ, अच्छे से पूरा प्रूफ मिल जाएगा। ना मिले अगर 4 और 3 में तो 2 में तो 100%, 2, 4, 3 के किसी पार्ट में आपको ये वाला प्रूफ मिलेगा, जाके वीडियो देखो।
तो एक्सेसिव प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या प्रूफ करना है, मैं देखो आंसर आपको दिखा दिया हूं, वीडियो पॉज करो यही और आंसर अभी के अभी यहाँ पे पूरा देख लो। देखो इस तरह, और एट द एंड देखो इस तरह। ये तो वीडियो पॉज करो, देखो पहला ये, फिर उसके बाद इतना ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है। देखो सारे पॉइंट्स वाइज यहाँ पे अरेंज है, तो आपको एट द एंड ये प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो पूरा का पूरा अच्छे से वीडियो वॉच कर लो। सेम चीज है, आपने बोला था कि हमको थियरीज का भी आंसर चाहिए, इसलिए दे रहा हूं। क्यों नहीं देता था इसके पहले? बिकॉज कि सेम आंसर है यार, वही चीज थियरी में जब बता दिए तो क्यों वापस से बताना, इसके लिए नहीं बताता था। पर इस बार मैंने आपको आंसर दिया है, तो देख लो अच्छे से। वैसे चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंजर्वेशन ऑफ मास किसके लिए होता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल में, यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल वाला हमको थियरम यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सेम चीज एज इट इज, देखो जरा यही चीज हमने प्रूफ किया था, यही सेम एग्जैक्ट चीज हमने प्रूफ किया था। वीडियो का पार्ट नंबर 5 जाके देखो, पार्ट नंबर 5, 4 और 5 पार्ट नंबर देख लो जाके, आपको ये पूरा प्रूफ मिल जाएगा। ये पूरा प्रूफ है, और नहीं तो फिर ये आंसर सीधा छाप लो, सीधा आपको आंसर मिलेगा। सिमिलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 मार्क्स को पूछता है हमेशा। और इसके पहले वाला जो ये दिखाया था, ये भी 5 मार्क्स को, छोड़ के मत जाना इन थियरम को, 5 मार्क्स को पूछेगा, छोड़ के इसको भी मत जाना और उसको भी मत जाना, जो भी मैंने दिखाया बिल्कुल भी। कैपिलरी एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा एग्जाम में ही आएगा। तो पहला ये डायग्राम ड्रॉ करना। देखो यार, ये डायग्राम आपके बुक से उठाने में बहुत झंझट होता है, याद रखो। अपने सारे फ्रेंड्स को प्लीज एंड प्लीज शेयर जरूर करना, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं, मुझे टोटल यहाँ पे 5 to 6 आवर अरेंज करने में और इस तरह से एडिट करने में पूरा लग गया इस वीडियो को, और प्लस इस पूरे एक्सरसाइज को करने में। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो, तो उसके अगले का स्टेप, पूरे पॉइंट्स यहाँ पे कैपिलरी एक्शन बताना है। यानी कि जब आपके पास एक लिक्विड है और यहाँ पे जब कैपिलरी डालोगे तो उसके अंदर लिक्विड राइज होगा या फिर फॉल होगा, ये पूरा एक्शन बताना है। यही होता है कैपिलरी एक्शन। ओके, तो ध्यान देना अच्छे से, मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से बताया। ये अपना नॉर्मल कैपिलरी है। कैपिलरी में देखो यहाँ पे जो अपना पूरा ये क्या बोलते हैं, लिक्विड है, लिक्विड राइज हो रहा है ऊपर, तो ये राइज हो गया। आप फॉल वाला भी बता सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कैपिलरी एक्शन बताया। देखो ये लास्ट में आपका यहाँ पे आंसर है। तो कब ए पॉइंट डी पॉइंट, ये चीज अच्छे से समझाई है मैंने वीडियो में। पार्ट नंबर 4 देखना जाके वीडियो का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बाय न्यू इंडियन एरा, ऐसा सर्च करोगे जाके यूट्यूब में, पार्ट नंबर 4 देख लो, आपको समझ जाएगा। क्लास 12th डालना, अच्छे से सर्च करने आना चाहिए यार आपको यूट्यूब में, ठीक है। हर वीडियो के बाद नाम लिख दिया करो, तो सारा वीडियो आपको मिल जाया करेगा, कोई चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ये सारा ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन है, ऑलरेडी बताया, मैं समझाने नहीं वाला हूँ। पूरा एक एक पॉइंट मैंने समझाया है ऑलरेडी इसके पहले थियोरेटिकल वीडियोज में, उन्हें जाके देखो ना, नहीं तो फिर उन्हें बनाया ही मैंने क्यों था। तो एक्सरसाइज वीडियो है ये, इसलिए बता रहा हूँ। चलो, हम लोग सारे न्यूमेरिकल अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 9 सेम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज फॉर अ लिक्विड हैविंग अ कॉनकेव मिनिस्कस। याद रखना, कॉनकेव मिनिस्कस, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, इन चीजों को भी पार्ट नंबर 4 में ही बता के रखा है। पार्ट नंबर 4 वीडियो जाके देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3 और 4 है। तो एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज यहां से आप पढ़ो, सारे के सारे एक एक लाइन वाइज सारे आंसर को देके रखा है मैंने, अच्छे सारी चीजों को देखना। ये डायग्राम बनाना बिल्कुल भी एग्जाम में मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कभी कभी कैपिलरी राइज एक्शन के लिए ये अकेला डायग्राम एग्जाम में 3 मार्क्स को आता है, अकेला ये डायग्राम 3 मार्क्स को आएगा। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, अकेला डायग्राम आएगा 3 मार्क्स को। सीधा बोलेगा कि ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम फॉर राइज कैपिलरी, यानी कि कैपिलरी राइज के लिए आप यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताओ, इसके लिए तो आपको बनाना पड़ता है। तो इस तरह के इसका यहाँ पे लिखते जाओगे और फिर यहाँ पे लास्ट में इस तरह का आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा। ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला है, इसके लिए पूरा थियरी प्रूफ किया है यार। पार्ट नंबर 3 देख लो जाके अच्छे से वीडियो का, पार्ट नंबर 3 की 4 देख लो, पूरा वीडियो देख लो अच्छे से। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया था। ये जिसने वीडियो मेरा देखा है उसे पता ही होगा कि मैंने प्रूफ किया है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट स्टार्ट करना। अभी तक सारा थियरी का आंसर दिया यार, आप लोगों ने बहुत मतलब मेहनत करवाई है थियरी के लिए। ओके, बहुत किस किस तरह से ढूंढना पड़ा। चलो, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रेशर, प्रेशर ध्यान देना अच्छे से, 200 मीटर बिलो द सरफेस, 200 मीटर बिलो और ऐसा एबो बोला मतलब वो हाइट है, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, हाइट आ गई 200 मीटर, ठीक है। चलो, बिलो ऑफ द ओशन, इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर, फ्री सरफेस में। अब देखो, मान लो ये ओशन है और ओशन का ये ऊपर वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, तो ये फ्री सरफेस रहेगा ना। फ्री सरफेस में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाएगा, यानी P0 रहेगा, और ये कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पास्कल होती है एसआई यूनिट। तो यहाँ पे देखो, पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक और इनटू हम लोग क्या करते हैं, 1.013 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई करते हैं पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को।
तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई किया करते हैं 1.013 इंटू 10⁵ से, तो उतने पास्कल मिल जाता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा ना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी फ्री सरफेस वाला प्रेशर, इस बात को ध्यान रखना। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल जो जी की वैल्यू है तो फिक्स होती है 9.8, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सी वाटर, जो ओशन का वाटर है उसकी डेंसिटी देके रखी है, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1060 kg पर मीटर क्यूब ऐसा देके रखा है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, उसने फाइंड क्या करने बोला है, प्रेशर फाइंड करने बोला है, वो भी कौन सा, उस वाटर का जो लिक्विड के अंदर है, ठीक है, उस मटेरियल का। तो पी हमको फाइंड करना है, पी नॉट फ्री सरफेस का प्रेशर दिया है। तो जब कोई मटेरियल अंदर जाएगा ओशन के तो उसका प्रेशर क्या होगा, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जब बाहर है तो उसका प्रेशर पी नॉट है, उसके ऊपर जो एयर वगैरह का प्रेशर लग रहा है तो पी नॉट है, जब अंदर आए तो कितना प्रेशर लगेगा, वो पी है। तो ये फाइंड करना है। तो हमको ये एक रिलेशन पता है ना फॉर्मूला, अब इसको भी प्रूफ किया था हमने अच्छे से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको अच्छे से। इस तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है, गिवन टू द फाइंड, फिर उसके बाद कैलकुलेशन। तो फ्रॉम फॉर्मूला पी नॉट की वैल्यू फटाफट पुट करो ना यार, अभी तो आसान है, पुट करो। एच रो जी की वैल्यू भी पुट करो, ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी। तो हाइट कितनी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे जो एच है, एच की वैल्यू 200 देके रखा है, देखो यहाँ पे 200 एच मिल गया। फिर रो कितना देके रखा है, तो 1060 यहाँ पे देखो। फिर उसका जी की वैल्यू 9.8 और यहाँ पे पी नॉट कितना है ये, और ये देखो यहाँ पे इस तरह से प्लस करना है, ओके। इनको मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस कर दिया, आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। आप करके देखना, कैलकुलेशन करना, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रेशर होगा वो इतना होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट ध्यान देना सीजीएस है, ओके। चलो, एंड द आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पिस्टन वाला क्वेश्चन है। एक अंदर का पिस्टन है और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है ना, जो उसमें जो अपना पिस्टन है, इनपुट वाला पिस्टन इतना है और दूसरे का एरिया इतना, यानी कि दोनों एरिया देके रखा है, दो एरिया अपने को A1 A2 पता है। इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड, ध्यान देना हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात चल रही, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ओके। चलो, अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, कितना फोर्स, 25 न्यूटन, और 25 जो न्यूटन होता है वो यहाँ पे देखो ऐसा यूनिट है पिस्टन। कैलकुलेट वेट ऑन आउटपुट। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगा, ध्यान देना, हम ना इनको कन्वर्ट ही नहीं करेंगे और फिर भी अपना आंसर आएगा, कन्वर्ट करेंगे तो भी अपना आंसर आएगा। ऐसा क्यों, कभी भी जब रेशियो वाला क्वेश्चन आए ना, अपॉन वगैरह में करना पड़े तो वो यूनिट कट जाता है। अभी देखो कैसे कटेगा बताऊंगा। तो A1 पता है, A2 भी पता है, देखो यहाँ पे A1 A2 पता है, फोर्स 1 भी पता है। तो उसने पूछा है कि दूसरे वाले कैलकुलेट वेट ऑफ आउटपुट ऑफ द पिस्टन, और 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही होता है जितना भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट, स्पेशली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की नहीं, नॉर्मल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है। हम लोग को पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और इसमें से अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, यानी कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। और देखो यही चीज यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया उल्टा करके, आप इस चीज को थोड़ा देख लो अच्छे से, वही चीज है, बस याद रखो, अलग अलग तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, तो आप समझ सकते हो बाकी चीजें। तो फ्रॉम फॉर्मूला F2 निकाल लूंगा ना, बिकॉज F1 पता है 25, A1 A2 भी पता है, मल्टीप्लाई करूंगा 1250 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा आंसर। करके एक बार देख लेना, इतना आसान सा चिंदी सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स, इंपॉर्टेंट है, विस्कस फोर्स F निकालना है ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ 1 मिलीमीटर। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर 1 मिलीमीटर का, यार कितना छोटा डायमीटर है, इसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मिलीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। तो मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3, वाई, बिकॉज 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो 10⁻⁻3 ही आएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, तो 1 का हाफ क्या होता है 5, 0.5, ठीक है। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻3, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पे देखो रेडियस यही आया है, 5 इंटू 10⁻⁻4, ओके। सॉल्यूशन याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे 0.5 है तो 5 कर दिया ना यार, इतना चिंदी सा है, क्या क्लियर हो रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी मिल गई, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया है वेलोसिटी, थ्रू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर, ईटा देके रखा है, ईटा 1.8 इंटू 10⁻⁵ देके रखा है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। फाइंड करना है विस्कस फोर्स। अरे यार सिंपल सा फॉर्मूला ना यार, स्टोक्स लॉ के पहले पढ़ा था, 6 पाई ईटा आर वी, वी पता है, आर पता है, ईटा पता है, पाई और 6 तो कांस्टेंट होते हैं ना,
तो 6 इंटू, और पाई की वैल्यू 3.142, ईटा की वैल्यू 1.8 देके रखा है इंटू 10⁻⁵, आर की वैल्यू फाइंड कर लिया 5 इंटू 10⁻⁵, और वेलोसिटी कितनी है 2 देके रखी है यहाँ पे। सारी वैल्यू पुट किया, फटाफट सॉल्व किया, देखो आंसर आ गया। इतना से काम में इतनी बड़ी आप दिमाग लगा रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स देके रखा है फोर्स। देखो जो चीज है ना उसको गिवन पहले तुरंत लिखते जाओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चिंदी क्वेश्चन में सब चिंदी है यार, सब चिंदी है, समझता है ना। तो ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ 10⁻² मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁻² मीटर यहाँ पे देके रखा है अपने को, विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे देखो वेलोसिटी, और ये देखो एरिया है, ये एरिया dx हमने एरिया मान लिया। व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर थिक, फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो ईटा होता है एन, ये इसकी वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए, ओके ईटा। और अपने को जो भी चीजें देके रखी यहाँ पे लेंथ वगैरह, तो 1.5 यहाँ पे मीटर देके रखा है, जो h है हाइट है अपनी। इस तरीके से आपको याद रखना अच्छे से, ओके। चलो तो अब हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो 1.5 यहाँ पे अपने को लेंथ यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है देके रखा है, वेलोसिटी देके रखी है, और फोर्स भी देके रखा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स से अपने ऑयल पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, हम लोग को फॉर्मूला क्या मालूम है कि ईटा, यहाँ पे देखो इस तरीके से फॉर्मूला से डायरेक्ट है, हमने यहाँ पे लिखा है। आपको किस तरह से लिखना है, फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए और dv अपॉन dx, कितना यानी स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड, कितने डिस्टेंस में कितनी स्पीड चेंज हुई। तो ये यहाँ पे रियल में इस तरह से फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यही चीज मैंने भी कराई थी फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से यही फॉर्मूला। यहाँ से ईटा फाइंड करना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल टू फोर्स कितना देके रखा है 1 न्यूटन, देखो यहाँ पे एरिया कितना देके रखा है 10⁻² मीटर, तो यहाँ पे देखो एरिया देके रखा है 10⁻²। फिर उसके बाद dv और यहाँ पे dx भी दिया, तो dv ये हो जाएगा और dx यहाँ पे आ जाएगा 7.5 न्यूटन मीटर पर सेकंड। आंसर यही आपका आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना है, इतना आसान सा यार, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला नहीं पता हो तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.5 डायमीटर दिया, डायमीटर लिख लिया, उससे रेडियस निकाल लिया फटाफट, ओके। 0.4 mm है, तो 4 कैसे आया, तो 0.4 mm को कन्वर्ट करना है 10⁻³ मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हटा दो, 4 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे मीटर, ऐसा लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता हो, देखो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, इसको 0.4 से बढ़ा देगा ना यार, इतना तो याद रखो, ठीक है। चलो ना, राइज इन लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी देके रखा है 0.1 की, ईटा विस्कोसिटी होती है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी जी, यहाँ पे देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी बताता हूँ क्या होता है। डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 kg पर मीटर, ये आपने को पता है, ओके। अब चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है किसी भी चीज की, किसी भी मटेरियल की, किसी भी चीज की। अगर मान लो लिक्विड और वाटर की हम अगर बात कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड है और कोई भी अगर वाटर है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, यूज योर ब्रेन पावर की एक जगह में आप ढूंढोगे आपको पता चलेगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड तो कुछ भी हो सकता है ना, समझा कि नहीं, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, बट वाटर तो फिक्स है। तो यही होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत बार यूज भी किया है मैंने इसको अपने जब वीडियो में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, याद रखना अच्छे से, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा यार, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 0.9 गिवन है स्पेसिफिक, यहाँ पे देख लो अच्छे से, ग्रेविटी 0.9। और इस चीज को जब हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना अच्छे से, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको पता है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग नॉर्मली इसको केजी मीटर क्यूब में, क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ पे देखो ना, सारी वैल्यू केजी मीटर क्यूब में देके रखी है, सारी यहाँ पे देखो, जितना भी ये मीटर में दिया, इसको ये एमएम में था तो इसको भी मीटर में देखो यहाँ पे कन्वर्ट किया है, सब ऐसा यूनिट में किया है, ठीक है। तो 0.9 को भी करना पड़ेगा ना केजी मीटर क्यूब में, तो अभी नॉर्मली ये यहाँ पे कैसा है, ग्राम में है, तो इसको कन्वर्ट करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ना जाके किलोग्राम बनेगा, तो कर दिया यहाँ पे किलोग्राम बन गया। रो भी पता है अपने को ना 1.29 kg, तो 1.29 kg हो जाएगा। और नॉर्मल यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी की वैल्यू 9.8 हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी पता है, रो पता है, सिग्मा पता है यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, डी की वैल्यू मालूम है, और आर यहाँ से रेडियस भी मिल गया, ये भी पता है अपने को, डायमीटर से रेडियस मिल गया, इस तरह से हाफ करना पड़ेगा ना रेडियस को,
ये मिल गया और ईटा की वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यू मिली, फॉर्मूला मालूम है। अभी इसी फॉर्मूले से हमने एक सॉल्यूशन सॉल्व किया था ना एमसीक्यू का, सेम फॉर्मूला यूज करना है यार, वही फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो, फटाफट वैल्यू पुट करो, यहाँ पे लॉग का सॉल्यूशन देखो और आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ओके चलो, तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। वेलोसिटी ना यार वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा, याद रखना अच्छे से। तो माइनस क्यों आया ये मत पूछना, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, तो माइनस पॉजिटिव आना कोई नॉर्मल बात नहीं है इसमें। ओके चलो, हाँ नॉर्मल बात ही है यार, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से फॉर्मूला। तो निगेटिव साइन इंडिकेट यहाँ पे क्या कर रहा है, वही नॉर्मली की जो बबल है वो राइजिंग अप, यानी ऊपर की तरफ जो बबल है ये छोटा था फिर बड़ा हो रहा है, बस यही बता रहा है, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करोगे तो बड़ा ही होगा ना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो इस चीज को अच्छे से याद रखो, इस तरीके से आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। डायमीटर पता है, वाटर का स्पीड भी पता है। व्हाट शुड बी इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल ऑफ द पाइप। नोजल क्या होता है, जिससे अभी आपने गन देखी रहेगी, गन के बाहर से जहां से बुलेट बाहर निकलती है उसको नोजल कहते हैं। आपके घर में पाइप भी होगा तो पाइप जहां से वाटर बाहर निकलता है उसको नोजल कहते हैं, नोजल सामने वाला पार्ट पाइप का। और पाइप स्पीड ऑफ वाटर एट नोजल, नोजल में पाइप का स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। डायमीटर भी पता है अपने को पाइप का, और वाटर की स्पीड भी मालूम है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, तो फाइंड क्या करने बोला है कि व्हाट शुड बी इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर क्या होगा, तो V1 पता है, D1 पता है अपने को, याद रखो अच्छे से। V1 और ये अपने को D1 यहाँ पे मालूम है। D1 डायमीटर है, इसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.1 मीटर आ जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे जो अपना V2 यहाँ पे देके रखा है, अपना जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी अपने को पता है, एक्चुअली यहाँ पे V2 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और A2 V2 A1 V1, ए क्या है, एरिया है, पाइप का एरिया, ये बात ध्यान रखो। तो हमने पहले ही देखा था कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे अच्छे से सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, वेलोसिटी एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला भी देखा था यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, तो ये हमेशा याद रखो, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बोला था ना मैंने यहाँ पे कि अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अगर एरिया डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया अगर डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सिंपल सा है ना, और अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के यहाँ पे रिलेशन है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए यहां से ये क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, और यही चीज यहाँ पे लिखा है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक समझना, फटाफट में हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी में सारी चीजों को लिख देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छे से माइंड में अपने सारी चीजों को रखो। ओके, तो इसको अच्छे से समझ के रखो, समझते चलोगे सब अच्छे से रहेगा। अब सारे फॉर्मूले को पुट कर देंगे फटाफट। एरिया फाइंड करना है ना, A2 दूसरे वाले पाइप का जो अपना एरिया है, जब सेकंड इंटरनल पाइप है, 2 पाइप अंदर डाल के रखी थी हमने, इंटरनल पाइप का एरिया फाइंड करना है। तो इंटरनल पाइप का जब एरिया फाइंड करना है तो पहले पाइप का एरिया क्या होगा, एरिया सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो पहले वाले का रेडियस भी मालूम है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर और अपॉन रेडियस इंटू 2 तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज यहाँ पे देखो 2 देके रखा है ना, किधर गया किधर गया किधर गया 2, हाँ देखो यहाँ पे वेलोसिटी 2 देके रखा है, तो 2 यहाँ पे मल्टीपल हो गया वेलोसिटी, बाकी सारी चीजें फटाफट यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी इस तरीके से। और D2 यहाँ पे डायमीटर, और ये देखो इंटरनल डायमीटर अपने को मिल गया, इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा याद रखो, यहाँ पे एरिया थी और हमने डायमीटर निकाला है, ठीक है। चलो इस चीज को समझ के रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे यहाँ पे अपॉन में 4 आया, ये समझ लो जल्दी जल्दी। अगर डायमीटर है तो रेडियस यहाँ पे देखो अच्छे से, रेडियस का हाफ होता है ना डायमीटर, यहाँ पे देखो रेडियस क्या होता है, डायमीटर जो देके रखा है उसका हाफ अपना यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। तो अभी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इस तरह होती है ना एरिया, तो आर के जगह में एरिया इज इक्वल टू पाई, और आर के जगह में अगर डी अपॉन 2 लिखूंगा स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, यही मिलेगा क्या, यहाँ पे देखो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और यही चीज यहाँ पे लिखी है ना, यही चीज यहाँ पे लिखी है ना, और ये 4 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से याद रखना, और बाकी सारी चीज सेम डायमीटर निकालना था अंदर का, तो अंदर का डायमीटर इस तरीके से निकाल लोगे, इजी मेथड एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16। विद व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफाइस। ओरिफाइस क्या होता है, होल, मान लो ये पाइप है तो ये होल इसका, ठीक है, होल, ओरिफाइस मींस होल, बायो के बच्चे ओरिफाइस का मतलब जानते होंगे, ठीक है। आउट ऑफ एन ओरिफाइस इन अ टैंक विद गेज प्रेशर 4 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रेशर पता है। बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स, इसके पहले का डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 kg मीटर क्यूब,
देखे रखा है। तो वही ना यार, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी का फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकाल लोगे। एकदम सिंपल सा, आसान सा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं, फिर भी दिखा देता हूँ। देखो प्रेशर अपने को मिल गया 4 इंटू रो, देखिए अपने को पता है, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्मूले अपने को लगाने हैं, एच इज इक्वल टू पी अपॉन रो जी, यानी कि पी इज इक्वल टू एच रो जी, वही तो अप्लाई कर रहे हैं। हाइट यहाँ से निकाल लेना है हम लोग को, और हाइट निकाल के देखो इस तरीके से अपने को हाइट निकल जाएगी 40 मीटर क्यूब, और उसके बाद इस सेकंड फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। बिकॉज वही तो पूछा है ना, इतना तो सिंपल सा क्वेश्चन का पढ़ के तो समझ ही जाओगे कि पूछा क्या है। तो यही चीज बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी सीधा मिल जाएगा। तो याद रखना इस चीजों को, सारे फॉर्मूले को, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला याद रखो और अप्लाई करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड क्लोज्ड पाइप इज 3 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर, देखो प्रेशर देके रखा है, तो P1 देके रखा है 3 इंटू 10⁻5। दिस प्रेशर रिड्यूसेस, प्रेशर कम हुआ तो कितना हो गया, P2 मान लिया उसको 2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑन ओपनिंग द वैल्यू ऑफ पाइप, ध्यान देना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर, अपने को पता है कि वाटर का वैसे भी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और अपने को फाइंड करना है कैलकुलेट स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर की स्पीड निकालनी है। तो अब यहां से आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, दो वेलोसिटी है, दो पाइप है, और डेंसिटी सिंगल है वाटर मॉलिक्यूल की, तो आपको इस तरीके का कुछ जो फॉर्मूला है ये आपको मालूम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, और इनिशियली सबकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है ना इनिशियली, तो सारी वेलोसिटी 0 रहेगी, और बाकी यहाँ पे सारा चीज आपको मिल जाएगा। फिर V2 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे सीधा सॉल्व हो जाएगा, V2 की वैल्यू अपने को देखो यहाँ पे V2 की वैल्यू आ जाएगी। आसान सा यार, वैल्यू तो पुट कर सकते हो ना, ये सारी वैल्यूज को आप लोग इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इस फॉर्मूले में पुट करोगे आपको ये मिलेगा, सॉल्व करो V2 स्क्वायर, V2 को सॉल्व करके निकालो ना, इतना सिंपल सा सॉल्व करोगे आपको 14.14 मीटर स्क्वायर ही मिलेगा, मीटर सेकेंड ही मिलेगा। एक बार सॉल्व करके तो देखो, सिंपल सा फॉर्मूला दिया। अब इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट भी मेरे से कराओगे। लॉग की एक वीडियो में बना दूंगा जिससे कि आपको लॉग का सारा टर्म अच्छे से आ जाए और आप लॉग का कैलकुलेशन कर पाओ। डोंट वरी, उसके लिए एक वीडियो आ जाएगी, ओके। चलो, तो लॉग का कैलकुलेशन करते रहो। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर, ये आगे कैपिलरी वाला क्वेश्चन। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm देके रखा है। When immersed in a water of surface tension, जिस वाटर में हमने अपने कैपिलरी को अंदर डिप किया है, तो उसका जो अपना सरफेस टेंशन है 7 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर है। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा कितना देके रखा है, यहाँ पे सब चीजों को दिखा देता हूँ फटाफट। थीटा जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है वो 0 देके रखा है, 0। रेडियस 0.1 mm यानी 10⁻⁴ मीटर। अब ये मत पूछना कैसे आया। 0.1 mm मतलब क्या होता है, 0.1 mm मतलब 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसका मतलब क्या है कि 10⁻⁴ मीटर। 0.1 को 10⁻⁴ लिख सकता हूँ ना, यहाँ बन जाएगा 10⁻⁴। टेंशन देके रखा है। वाटर की डेंसिटी हमको पता है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और जी की वैल्यू 9.8 फिक्स है, यहाँ पे रख दिया। अब अपने को सीधा सा फॉर्मूला मालूम है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा r रो जी। तो थीटा की वैल्यू 0 है ना, और cos 0 क्या होता है, 1। cos 0 1 होता है ना, तो याद रखना अच्छे से, cos 0 क्या होता है, 1। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जितनी भी वैल्यूज है, और सीधा सा अपने को हाइट मिल जाएगा यहाँ पे 1/7 0.143 मीटर ओनली। तो इस तरीके से सारी चीजों को याद रखना। उसने वही पूछा था ना कि कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर, कितना वाटर राइज होगा, ऊपर बढ़ेगा, तो यही पूछा था ना। तो सिंपल से यहाँ पे देखो 0.143 मीटर इतना ही राइज होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला याद है, सब याद है। एन एयर बबल जिसका रेडियस 0.2 mm है, इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, ये वाटर है और इसके जस्ट नीचे है। कैलकुलेट, ये वाटर का सरफेस है इस तरीके से, और इसके नीचे ये अपना बबल है। कैलकुलेट गेज प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इतना देके रखा है, टी की वैल्यू इतनी है, तो कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, इस बात को ध्यान रखो। तो आर की वैल्यू 0.2 mm देके रखा है, ये यहाँ पे आर की वैल्यू हो गई। टेंशन भी देके रखा है, तो गेज प्रेशर कितना होता है यार, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2t/r, हमने पढ़ा था ना गेज प्रेशर के बारे में। वैल्यू पुट करो फटाफट और आंसर निकालो, इतनी चिंती से क्वेश्चन के लिए भी टाइम पास। तो 2 इंटू और टी की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे ये सॉल्व करोगे। ये जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे, 2 इंटू 7.2 देके रखा है ना, ठीक है। तो ध्यान देना 2 इंटू 7.2 10⁻², नीचे का टर्म ऊपर जाएगा 10⁻⁴ बन जाएगा। ये यहाँ पे सॉल्व होगा, 10⁻² बचेगा, 2 इंटू 7.2 आ जाएगा,
ये 2 इंटू और ये बचेगा 7 2 और ये 0, इस तरीके से कुछ यहाँ पे। अच्छा 2 की वैल्यू काट भी सकते हैं हम लोग, नीचे भी 2 देके रखा है ना ये, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपॉन में भी इस तरीके से 2 है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 ऑलरेडी कट जाएगा, तो अपने को यहाँ पे फिर ये 2 आएगा ही नहीं, और ओनली यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी 2 पूरा कट जाएगा, और ओनली ये अपने को यहाँ से इस तरीके से टर्म मिलेगा 720। आपके बुक में आंसर रॉन्ग है, 1 0 नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। ओनली 720 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको आंसर याद रखना, ये आपका आंसर है 720, 1 0 उसने एक्स्ट्रा डाल दिया है बुक के आंसर में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 यहाँ पे 20 क्वेश्चन में पहला 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के छोटे छोटे 27 ड्रॉपलेट्स है, ईच ऑफ रेडियस। ये क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आई थिंक एक्सरसाइज 2.1 के 2.2 में भी ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा, ओके। तो उसकी वीडियो मैंने क्रिएट की है, अभी अपलोड करना बाकी है, कर दूंगा जल्दी से, डोंट वरी। मैथमेटिक्स का है, मैथ्स 2.1 की 2.2 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm। फिलहाल यहाँ पे हमको अलग तरीके से सॉल्व करना है, वहां पे अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तरीके अलग अलग है, ओके। चलो फिलहाल यही चीज वहां भी अप्लाई करोगे, सेम आंसर मिलेगा, और डोंट वरी। कोलेसिस इनटू अ ड्रॉप, यानी एक साथ आते हैं 27 ड्रॉपलेट्स एक साथ आके एक, और सभी 27 ड्रॉपलेट्स का रेडियस 0.1 mm है। ये जब सब साथ में आते हैं और एक सिंगल रेडियस बनाते हैं, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो इनमें सरफेस एनर्जी कितनी चेंज होगी, बिकॉज हर एक ड्रॉपलेट्स के पास अंदर बाहर की अपनी अपनी खुद की एनर्जी है, यानी वो वर्क डन जो बताया था। और सरफेस टेंसर होगा उस वाटर का, जिस वाटर की वो ड्रॉपलेट है उसका 0.072 न्यूटन मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, उन वाटर का जो यहाँ पे सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। रेडियस 0.1 mm दिया है, 10⁻⁴ आ जाएगा, बताया है। नंबर कितने हैं पार्टिकल के, या 27 है, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल्स है। टेंशन कितना है वाटर का, जिस वाटर से वो पार्टिकल बने हैं उनका जो सरफेस टेंशन है 0.072 न्यूटन मीटर है। चेंज इन सरफेस एनर्जी फाइंड करनी है, यानी कि WTDA निकालना है अपने को, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलो निकालते हैं फिर। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप 4/3 πr स्क्वायर πr क्यूब y, बिकॉज यहाँ पे अपने पास ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एरिया की नहीं। एरिया क्या होता है 4 πr स्क्वायर, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr का क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप का जो यहाँ पे अपने पास अपना जो वॉल्यूम है वो 4/3 πr का क्यूब है। और वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉपलेट, ये बात ध्यान रखना, ड्रॉपलेट और ड्रॉप में फर्क होता है, इस चीज को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो, ओके। तो सिंगल जो ड्रॉप है, एक ड्रॉप है, जो एक बूंद है, उसका 4/3 πr का क्यूब, ध्यान देना रेडियस में हमने कैपिटल R लिया है। और जो एक ड्रॉपलेट है, यानी छोटे छोटे जो 27 ड्रॉपलेट्स थे, वो कितने हैं, R का क्यूब स्मॉल r ले लिया। हम लोग को पता है कि ये जो सिंगल ड्रॉप है, बड़ा सा जो ड्रॉप है, ये किससे बन रहा है, टोटल n, ये जो अपने यहाँ पे n पॉइंट है, इस n पॉइंट से टोटल अपना बन रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो सिंगल वाला ड्रॉप है अपना, सिंगल जो ड्रॉप है, ये किससे बन रहा है, 27 ऐसे सिंगल ड्रॉपलेट से बन रहा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 πr का अगर क्यूब है, तो इसका कितना हो जाएगा 27 इंटू 4/3, और उन छोटे छोटे जो भी रहेंगे उनका यहाँ पे स्क्वायर क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है, 27 टाइम्स जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तब जाके इसका मुझे वॉल्यूम मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख के रखी है, ठीक है, n टाइम्स ऑफ छोटे छोटे, ये स्मॉल वालों का वॉल्यूम है, ये बड़े वाले का वॉल्यूम है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बड़ा वाला सिंगल ड्रॉप है, ये इन छोटे छोटे सिंगल ड्रॉप से बन रहा है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। 1/3 यहाँ पे जो देखे रखा सारी चीजें, 4/3 ये सारे वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये और ये इस तरीके से सब कट जाएंगे, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली r क्यूब इज इक्वल टू nr क्यूब यहाँ पे बच जाएगा। और r क्यूब का क्यूब रूट ले लूंगा, तो यहाँ पे ध्यान दो इस तरीके से कुछ आएगा, n के जगह में 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 10⁻⁴ साइड में जाएगा। वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज एनर्जी पूछा है, तो फ्रॉम फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू टेंशन इंटू एरिया ना, टेंशन इंटू क्या होता है, एरिया। तो अभी यही चीज हमको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, तो क्या आएगा ध्यान देना, वर्क इज इक्वल टू टेंशन, और यहाँ पे एरिया के लिए थोड़ा फोकस करना अच्छे से। सेकंड जो ड्रॉपलेट्स है उनका एरिया, तो ड्रॉपलेट्स का यहाँ पे कितने ड्रॉपलेट है, बहुत सारे n नंबर, और तो उनका यहाँ पे एरिया मैंने A2 ले लिया, और उनसे माइनस करूंगा बड़े वाले ड्रॉपलेट्स का एरिया, तो यहाँ पे A1 बड़े वाले ड्रॉपलेट्स का एरिया है, ओके। चलो इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो टेंशन पता ही है n इंटू, और A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान देना, A2
रेडियस मालूम है ना अपने को, यहां से ये देखो ये रेडियस यहां से पता है ना रेडियस, तो A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके रखो और A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी n इंटू आर। क्यों ऐसा, यहाँ पे देखो रेडियस की जगह में क्या लेना है, एन आर लेना है। ओके, तो ये A2 की जगह में पाई आर स्क्वायर होता है ना यार, पाई आर स्क्वायर होता है ना सिंपल सा, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे ले लोगे, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको रेडियस की वैल्यू, आर इजिकल टू यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आर इजिकल टू आई आर है इंटू 3 इंटू 10⁻⁴ आया ना फाइनली आर की वैल्यू। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो तो छोटे छोटे एन मिल जाएंगे अपने को। तो वही चीज यहाँ पे सॉल्व करोगे, देखो 4 पाई कॉमन सभी में, यहाँ पे देखो एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ना, यहाँ पे 4 पाई कॉमन, टी यहाँ पे जो है ये भी कॉमन, और अंदर एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सारी चीजों को फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर से एक बार बता दूंगा जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। रेडियस का जो यहाँ पे अपना एरिया होता है, एक मिनट, यस, तो एरिया होता है किसी भी सरफेस का तो 4 पाई आर का यहाँ पे स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना अच्छे से, तो ये हो गया स्मॉल वाले ड्रॉपलेट का, और दूसरे का एरिया कितना होगा 4 पाई आर का क्यूब, स्क्वायर ही रहेगा बट कैपिटल आर रहेगा, क्यूब तो वॉल्यूम में होता है। चलो अब ये है स्मॉल वाले का, ये है कैपिटल वाले का, बट स्मॉल वाले कितने हैं, n इंटू होंगे ना, बिकॉज 27 है, समझा कि नहीं स्मॉल वाले, तो यहाँ पे n इंटू आ जाएगा, तो 4 कॉमन जाएगा ना अभी, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 पाई कॉमन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना अच्छे से, 4 पाई क्या चला जाएगा कॉमन, और अंदर बचेगा n इंटू आर। देखो यही चीज यहाँ पे बची है ना, n इंटू आर, और यहाँ से 4 पाई कॉमन जाएगा तो ओनली आर। समझा कि नहीं, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और ये इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे टोटल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, जूल में आंसर मिलेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21, ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस, मर्क्यूरी का ड्रॉप है जिसका रेडियस 0.2 सेंटीमीटर है, इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स, 8 ड्रॉपलेट में ब्रेक करना है उन एक 0.2 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले ड्रॉप को 8 ड्रॉपलेट में ब्रेक किया ऑफ द सेम साइज। ठीक है, फाइंड वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज दिस डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां लॉजिक लगाना है, रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करूंगा तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और n कितना है 8 है, यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि 8 बार हमको डिवाइड करना है, एक पार्टिकल उसको 8 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देना है। टेंशन है 435.5 डाइन सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मीटर में, तो अब यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइन से न्यूटन में जाना होता है, तो 10⁻⁵ हम लोग 5 ध्यान देना अच्छे से, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 10⁻⁵ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो -2, और यहाँ पे क्या दिख रखा है 435.5 इंटू, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो डाइन टू न्यूटन 10⁻⁵, और जो सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻², 435.5 10⁻² ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अभी अच्छा यहाँ पे माइनस साइन आएगा एक्चुअली, यहाँ तो थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। चलो तो अभी यहाँ पे जब भी 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻5 इंटू 10⁻² बन जाएगा, और 435.5 इंटू 10⁻³ बन जाएगा, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें ये 3 पॉइंट अंदर आएगा तो 0.435 और ये 5, तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कभी भी याद रखना, एक चीज आपको बता देता हूँ, कभी भी डाइन और न्यूटन में एक रिलेशन 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन होता है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। चलो तो बस वही तरीका यहाँ पे अप्लाई किया है, और यहाँ पे जो आंसर देके रखा था डाइन पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा ना यार, तभी तो आंसर आएगा। यहाँ से देखो सेंटीमीटर से मीटर किया है और इसको न्यूटन मीटर किया है। वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन तो एक ही होता है ना, W=TdA फॉर्मूला होता है। सिंगल ड्रॉप का फॉर्मूला कितना है 4/3 पाई आर का क्यूब, सिंगल ड्रॉप जो था उससे ड्रॉपलेट बन रहे हैं, उनका मैंने स्मॉल आर ले लिया रेडियस, और ऐसा कुछ बन गया यहाँ पे स्मॉल रेडियस है उसका, यहाँ पे अपने को आ जाएगा, यहाँ पे अपने को उसका रेडियस आ जाएगा स्मॉल वाले का, और ये बड़े वाले का रेडियस है। जो बड़ा सा ड्रॉपलेट जिसको डिवाइड करना है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में था, और जिसको डिवाइड करने के बाद जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनेंगे तो उनका यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। चलो आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग को पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब है जो, इसको n नंबर ऑफ में हमने डिवाइड किया है इस तरीके से कुछ, तो ये छोटे वाले को हो गया, उसको n टाइम्स डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे उसी n नंबर ऑफ को, भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने 10 को डिवाइड किया है कितने बार में 2 टाइम्स में डिवाइड किया, कि आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 5 आएगा ना, तो अगर ये 5 और 2 को यहाँ पे 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 10 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे किया है, अगर किसी सिंगल ड्रॉप को आपने डिवाइड किया छोटे छोटे 8 पार्ट्स में, तो इन चीजों को वापस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस यही मिल जाएगा ना, तो वही चीज यहाँ पे है, 8 बार में डिवाइड किया है इस पूरे ड्रॉपलेट को।
तो वापस जब पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये पूरा वापस से मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट किया, ये रिलेशन थोड़ा समझना अच्छे से। ओके, जब सारी चीजों को कट कर दोगे यहाँ से, ये अभी गायब कर देता हूँ, यहाँ पे जब सारी चीजों को कट करोगे, जब कट करोगे 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, ओनली क्या बचेगा, आर क्यूब इज इक्वल टू एनआर का स्क्वायर, एनआर का क्यूब। कोई स्मार्ट बच्चे होते हैं डायरेक्टली ये याद करके रखते हैं, रिलेशन सीधा यही याद करके रख लेते हैं कि जब छोटे और बड़े ड्रॉपलेट का क्वेश्चन तो आता ही है, मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है, तो सीधा ये रिलेशन याद करते हैं, बड़े और छोटे ड्रॉपलेट के रेडियस का रिलेशन। यहाँ से स्मॉल वाले रेडियस का यहाँ पे जो रिलेशन आएगा ये कितना आ जाएगा, r/√n, n कितना है 8 बार है, 8 का जब क्यूब रूट लोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलता है। ठीक है, जब 2 आएगा नीचे तो 2 नीचे आएगा और ऊपर 2 है, कट जाएगा, ओनली 10⁻³ मीटर बचेगा, तो √8 का क्यूब निकाल के देखना 2 ही मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से ना। अभी फॉर्मूले में फटाफट पुट कर देना है, तो W = TdA था ना, तो DA मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया चेंज करना है ना, पहले सिंगल ड्रॉप था, ब्रेक होके स्मॉल में एरिया में कन्वर्ट हो गया, तो कितना कन्वर्ट हुआ, तो अभी इसका एरिया माइनस इसका एरिया करना है, तो n इंटू A2 जो है माइनस A1 पहला वाला एरिया था, A2 छोटा वाला एरिया, n इंटू A2 क्या हो जाएगा, 4πr का स्क्वायर माइनस ये 4π कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ पे n ऐसे ही रहेगा, 4π कॉमन, ये देखो यहाँ पे 4π कॉमन और t इस तरह आ गया, अंदर nr² और माइनस r का स्क्वायर। यही चीज सेम हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था, सेम चीज आपको दिखाता हूं अभी, ये देखो यही चीज सेम हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया था। ठीक है, वही चीज एकदम जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कैसे किस तरीके से, देखो फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर भी एक बार। W = TdA है, क्या आ जाएगा, T और ये A2 - A1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, T और A2 क्या है, n इंटू 4πr का स्क्वायर माइनस 4π कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे T और 4π कॉमन, अंदर क्या जाएगा, nr का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। यही हो गया, फॉर्मूला पुट करो आंसर। वही तरीका यहाँ भी लगाया है, सेम चीज वहां पे जो सॉल्व किया ना अभी हमने इसको, अभी देखो इसमें आप लोग यहाँ पे पुट कर दो सारी चीजों को, देखो यही चीज मिल गई ना जो यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से आपको सारी चीजों को सॉल्व करना है। ओके, चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, तो वही चीज यहाँ पे आ गई, आप सारी वैल्यू फटाफट यहाँ पे पुट कर दो और आंसर निकाल लो जल्दी से। 4π की वैल्यू, फिर उसका टेंशन देके रखा है हम लोग को पता है, n 8 है और r का जो यहाँ पे वैल्यू है रेडियस है 10⁻³ है, जो कैपिटल R है उसका भी रेडियस यहाँ पे 2 × 10⁻³ देके रखा है। तो सारे रेडियस को और सारे यहाँ पे जो देखो कैपिटल R यहाँ पे देके रखा है ना, 2 कहाँ दिया है, ये देखो सारी चीज को भूलो मत यहाँ पे यार, देखो 2 देके रखा है, R कैपिटल R और स्मॉल वाला R यहाँ से निकाल लिया 10⁻³, सारे वैल्यू को पुट कर दिया और W की वैल्यू आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन मीटर। चलो सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को अभी, और आंसर इतना कुछ है। तो रेडियस 2 सेंटीमीटर वाला मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा, टेंशन इतना कुछ दिया है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है TdA। इनिशियल सरफेस जो होगा बबल का वो 0 होता है, तो हमको भी पता है, जब बनने से पहले तो 0 ही सरफेस रहेगा ना, जब सरफेस बना ही नहीं बबल का तो 0 ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो आगे देखते हैं क्या होगा। ए सोप बबल हैज 2 सरफेस, ये तो आपको ही मालूम है, हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, आउटर और इनर सरफेस होता है। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया भी डबल हो जाएगी। चेंज इन एरिया क्या होगा, A - 0, इनिशियल जो था वो बाद में, और जो फाइनल वाला ये था। यही चीज तो हम करते आ रहे हैं ना कि वर्क इज इक्वल टू TdA। ठीक है, T और DA, पहले A2 जो बन गया माइनस जो बना था, जिससे बना और ये जो बना, ये अपना रिजल्ट है, और ये इससे जो क्रिएट होता है इनिशियल वाला। तो इनिशियल वाला देखो यहाँ पे बाद में लिखा है और स्टार्टिंग वाला पहले। 8πr² यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि A की वैल्यू यही है ना, और ये जब यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको πr की वैल्यू रख के, तो यहाँ पे इस तरह अपने को DA मिल जाएगा, चेंज इन एरिया। फिर वर्क डन की फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दूंगा, जैसे ही यहाँ पे पुट करूंगा तो वर्क डन इज इक्वल टू T टेंशन पता है 0.07 और एरिया अपने को यहाँ पे जैसे ही पुट करूंगा, देखो ये वाली इक्वेशन को अपने को 0.703 इंटू 10⁻³ जूल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो एक बार, मिलेगा आंसर। सारे क्वेश्चंस के आंसर को आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन बताना मेरा काम है, सॉल्यूशन उसको करोगे आप लोग ही। ठीक है, तो एक बार लॉग की वैल्यू से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये 23। ए रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, एरिया दे दिया 2x2 का है। बोलते हैं ना घर में हम लोग कितने घर का साइज है, 2x2, यहाँ पे ऐसा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर डायमेंशन दिया है। इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट, बाहर निकाला। मतलब देखो ना, वही हम लोग खेलते ना वो फूक के और निकालते बबल,
हम लोग सोप में और कुछ राउंडेड चीज होती है इस तरीके से लेंस जैसी, और उसको डालते हैं, फिर उसको फूकते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, ऐसा बबल निकलते हैं। वही चीज यहाँ पे कर रहा है। एक फ्रेम है जिसका एरिया कुछ इतना है, लेंथ एंड विड्थ, और फिर उसके बाद उसको हमने किसी भी सोप सोल्यूशन में डाल दिया, बाहर निकाला तो सोप की एक फिल्म बनेगी। फिल्म यानी कि एक लेयर। इफ द साइज ऑफ फिल्म इज चेंज टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, पहले जब एक अपना हमने डाला था जिस सामान को, जिस चीज को डाला था 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का था, जो सरफेस फिल्म बन के आई वो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर बन के आई। कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना काम करना पड़ा। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज, सरफेस टेंशन देके रखा है। तो एरिया 1 स्टार्टिंग का इतना मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो गया, और कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁴ से। क्योंकि देखो ना यार यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको ध्यान देना, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 इंटू, और सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होती है 10⁻² मीटर में, तो स्क्वायर करना पड़ेगा 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आंसर आएगा। ये देखो यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही A2 की वैल्यू भी निकाल लो यहाँ से। फिर इसके बाद टेंशन देके रखा है, वर्क डन भी अपने को पता है, वर्क डन TDA होता है, भूलना मत इसको। और एरिया कितना होता है ये पता है ना अपने को, चेंज ऑफ एरिया एक DA की जगह में। अब देखो यहाँ पे सरफेस फिल्म है, ये एक सपोज ऐसा कुछ आपने सामान डाला था, ये चीज आपने डाली थी इस तरीके से, कुछ यहाँ पे आपने सामान डाला था जो भी था, ठीक है, ये हथौड़ा है कुछ, सपोज ऐसा कुछ, ये हथौड़ा आपने डाला था। ओके चलो, जब यहाँ पे आपने डाला ना इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक लेयर बन गई, ठीक है। तो इसके पहले जिस ये जो एरिया था इसका 2 इंटू 2 का था, और जो ये फिल्म बन के आई वो 3 इंटू 3 की बन के आई, तो एरिया चेंज हुआ ना, तो DA जब चेंज हुआ तो फाइनल A2 और माइनस ये A1। तो यहाँ पे 2 टाइम्स दोनों आउटर और बाहर, ऊपर नीचे दोनों तरफ का एरिया देखना पड़ेगा। जैसे बबल में अंदर बाहर का होता है, वैसे ही एक जो फिल्म क्रिएट हो रहा है, एक पर्दा या एक जो आपके घर में पर्दे होते हैं ना, पर्दे, दरवाजे, पर्दे, ऐसा कुछ, तो बाहर से अंदर से दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो 2 एरिया इसका भी है, तो रेट ऑफ यहाँ पे जो एरिया हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो एरिया 2 टाइम्स है। ओके, अब ध्यान देना आगे। फिर क्या होगा, वही फॉर्मूले में पुट कर दो फटाफट। जब पुट करोगे तो अंदर का देखो यहाँ पे जो चीजें रहेंगी सारी की सारी आपको सॉल्व हो जाएंगी। A2 यहाँ से मिल जाएगा, A1 यहाँ से मिल जाएगा, T पता ही है, सारे वैल्यू को फटाफट पुट करो। देखो 2 इंटू यहाँ पे देखो A2 माइनस A1 कर दिया, और ये T की वैल्यू आ गई। फिर फटाफट 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और अंदर वाले टर्म को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। देखो इस चीज को फटाक से यहाँ पे साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, तो आपके ब्रेन में सारी चीजें बैठ जाएंगी। ओके देखो, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइड में देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² इंटू 2, और अंदर का टर्म क्या है 9 इंटू 10⁻⁴ माइनस 4 इंटू 10⁻⁴। ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 6 इंटू 10⁻², और अंदर वाला टर्म 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 5, और ये 10⁻⁴ कॉमन था, ठीक है। अंदर 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 30 इंटू 10⁻², और -4 क्या हो जाएगा -6। ओके चलो, अब जब आगे सॉल्व करूंगा 30 इंटू 10⁻⁶ चाहे आंसर मान लो, और चाहे 3 इंटू 10⁻⁵ आंसर मान लो, क्योंकि यहाँ पे से एक पावर कम किया तो एक यहाँ से भी 10 माइनस कर दिया हमने, तो ये 3 इंटू 10⁻⁵ आ गया। बस एक 0 को कम किया यार, पता है ना। अभी देखो कैसे, अगर 10 है तो इसको मैं 1 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूँ क्या, बस वही चीज किया है यही तरीके से। तो 30 तो क्या आएगा, 30 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या 3 इंटू 10⁻1, और 10⁻1 और 10⁻⁶ को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, यही चीज आएगी ना 10⁻⁵ भी आएगा। ये चीज को थोड़ा याद रखो अच्छे से। तो ये था अपना फाइनल सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज। इस चीज को जितने बार हो सके इस वीडियो को प्लीज एंड प्लीज वॉच करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था यार। अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करो यार, शेयर नहीं करते हो क्योंकि आप सबका सपोर्ट है तभी तो मैं हूं, वरना फिर मेरा कोई फायदा नहीं। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो फिर अच्छा भी लगता है वीडियोस वगैरह क्रिएट करने में, बिकॉज अगर आप लोग सभी लोग को शेयर करोगे, देखो वीडियोस आपको पसंद है, अगर आप दूसरों को शेयर करोगे उसे भी पसंद आएगी, तो वो भी दिखेगा, उसका भी फायदा होगा, मेरा भी अंदर से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, तो फिर आप समझ सकते हो सारी चीजों को। तो शेयर करो जितना हो सके सभी फ्रेंड्स में, हेल्प करो दूसरों की भी, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां जहां इंस्टा वगैरह चलाते हो हर जगह शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, ग्रुप में डालो, कॉलेज वगैरह के सबको बताओ। ओके सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सभी फ्रेंड्स की हेल्प करो, मैं चाहता हूँ हेल्प करो, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। ओके ये बात ध्यान रखना, बस चलो आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।